D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के दौरान जो भारतीय छात्र यहां पर फंस गए हैं उन्हें निकालने के लिए कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन अभी भी कई हजार विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार देश में अवसर कम है या फिर विदेश में बसने की चाहत छात्रों को विदेशों की तरफ ले जा रही है। अगर हम बात करें पंजाब से कनाडा जाने वाले छात्रों की, तो अकेले पंजाब से ही हर साल 30,000 करोड़ रुपए बाहर जा रहे हैं। पंजाब के युवा भारी संख्या में लैंग्वेज कोर्स करने के लिए यूक्रेन भी जाते हैं। इसका कारण वहां से यूरोप के अन्य देशों में जाना होता है। यूक्रेन में ही लैंग्वेज कोर्स के लिए एजेंटों ने 20,000 बच्चे पिछले वर्षों में भेजे हैं, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। पंजाब के युवाओं में विदेश जाकर पढ़ने का जादू सिर चढ़कर बोलता है। आखिर इसके पीछे भी बड़ी वजह है। हालात ये हैं, पंजाब से ही 30,000 करोड़ रुपए की राशि हर साल विदेश में बतौर फीस जमा करवाई जा रही है। मकसद सिर्फ एक होता है कि विदेश जाकर स्थायी निवासी बनना है और बाकी जिंदगी विदेश में बिताना है, क्योंकि यहां के सिस्टम से लगातार लोग तंग आते जा रहे हैं। हर साल पंजाब से ही अकेले 1.5 लाख युवा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न संस्थाओं में पढ़ने के लिए जाते हैं। एक छात्र पर औसतन 20 से 30 लाख रुपए का वार्षिक खर्च आता है, जिसमें खाने पीने व कमरे का किराया भी शामिल होता है। पंजाब के अभिभावक करीब 30,000 करोड़ रुपए विदेशी खातों में हर साल फीस के रूप में जमा करवाते हैं, जो पंजाब सरकार के बजट का 20% हिस्से के बराबर है। अपने बच्चों को 12वीं के बाद से ही विदेश में बसाने की कोशिशों में पंजाबी जुट जाते हैं। आखिर ये कारण क्या है? सरकारों को इस तरफ सोचना होगा, वरना हालात ये हो जाएंगे, यहां पर केवल बुजुर्ग रह जाएंगे, युवा यहां पर नहीं बचेंगे। कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर स्थायी नागरिकता यानी कि पीआर लेना आसान होता है। कनाडा के कई शहर वैंकूवर, सरी, कैलगरी, ब्रैम्पटन पंजाबी मूल के लोगों का गढ़ बन चुके हैं। कनाडा में 12वीं के बाद डिप्लोमा का प्रावधान है, जिसमें बच्चे आसानी से दाखिला ले लेते हैं। कनाडा सरकार विदेशी छात्रों को पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम जॉब का विकल्प भी देती है, जिससे छात्र पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर लेते हैं। पार्ट टाइम जॉब में हफ्ते में 10 से 20 घंटे उन्हें काम करना होता है। ऐसे में पंजाबी मूल के कई लोगों ने कनाडा में जाकर कॉलेज लीव पर भी ले रखे हैं और या फिर कईयों ने कॉलेज खरीद लिए हैं। विद्यार्थियों की भारी मांग से कनाडा का शिक्षा उद्योग पूरी तरह चरम पर है। यदि हम यूं कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर पंजाब के मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए तो दिसंबर 2020 को 250 सीटें बढ़ाए जाने के बाद सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें 900 हो गई हैं। मौजूदा समय में 3 मेडिकल कॉलेजों में 650 सीटें हैं। वर्तमान में पटियाला, फरीदकोट और अमृतसर में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जहां से विद्यार्थी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी पंजाब में हैं, जहां पर विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। 2020 में पंजाब सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेजों में पूरे देश में सबसे ज्यादा 80% तक की फीस की बढ़ोतरी कर दी। नतीजा यह हुआ कि 2021-22 के सत्र के लिए फॉर्म भरने वाले करीब 440 विद्यार्थियों ने महंगी फीस के चलते अपनी सीटें छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार 15% से ज्यादा सरकार फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकती। इस समय में पंजाब में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स की मौजूदा फीस 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7,80,000 रुपए कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद प्राइवेट कॉलेजों में भी सरकारी कोटे के तहत फीस 18 लाख रुपए, जबकि मैनेजमेंट कोटे के तहत फीस 47 लाख रुपए हो चुकी है। दूसरी ओर यूक्रेन में मेडिकल शिक्षा भारत के मुकाबले में कितनी सस्ती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर साल भारी संख्या में विदेशों वहां पर पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स यहां से जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों में से पंजाब के कितने विद्यार्थी वहां पर हैं, इस बारे में कोई आंकड़ा सामने फिलहाल नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक नए सिरे से डाटाबेस तैयार करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। भारत के करीब 18,000 विद्यार्थियों के यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में फंस जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यहां मेडिकल शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों का रुख करना पड़ता है। मोटे अनुमान के अनुसार भारत में जितना पैसा खर्च कर विद्यार्थी
एमबीबीएस की डिग्री हासिल करता है, विदेश में पढ़ाई करने में इससे 1/3 रकम खर्च करनी पड़ती है। विदेशी मेडिकल कॉलेज मूलभूत ढांचे के मामले में भारत से कहीं आगे हैं। इसके अलावा विदेश में नीट जैसे टेस्ट भी जरूरी नहीं है और विद्यार्थियों को सीधे तौर पर प्रवेश भी मिल जाता है। भारतीय विद्यार्थियों को समय रहते यूक्रेन से निकाले जाने की चर्चा के बीच यह सवाल उठ गया है कि आखिरकार भारतीय विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में विदेश जाने की जरूरत क्या है। हमने कई विद्यार्थियों और उनके परिजनों से भी बात करने की कोशिश की तो यह सच सामने आया है कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई विदेश में 30 से 35 लाख रुपए में हो जाती है, उसी के लिए यहां पर 1 से सवा करोड़ रुपया खर्च आता है। मैनेजमेंट कोटे की जो सरकारी कॉलेजों में फीसें हैं वह खासी अधिक हैं। सरकारी कॉलेजों में कहा जा सकता है कि फीसें तो कम हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार फीसों में सरकार बढ़ोतरी कर रही है, आम आदमी के बस में नहीं रहा कि वह अपने बच्चों को यहां से शिक्षा दिलवा सके। सरकार को इस तरफ सोचना होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। विदेश में जो छात्र एक बार चले जाते हैं फिर वह वापस आने का रुख नहीं करते, क्योंकि सिस्टम यहां का परेशान कर रखा है, लोग ऊब चुके हैं। अब हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में मतदान 20 फरवरी को हुआ था और 10 मार्च को नतीजे आने हैं। राजनीतिक पार्टियां अभी से जोड़ तोड़ करने में लग गई हैं। जिस तरह से इस बार पंजाब में लोगों ने चुप्पी साधी और मतदान किया, इससे ऐसा लग रहा है कि किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि कई पार्टियों के नेता यह दावा कर रहे हैं कि वह बहुमत में आएंगे और सरकार बनाएंगे। यदि किसी को बहुमत ना मिला तो फिर विधायकों की कीमत लग सकती है और सब कुछ जनता के सामने होगा और जनता कुछ नहीं कर पाएगी। कई विधायक अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस को सबसे ज्यादा इसका डर सताने लगा है कि अगर किसी को भी बहुमत ना मिला और स्थिति वोटिंग करवाने तक जा पहुंची तो उनके कई विधायक दूसरे पक्ष में वोट कर सकते हैं। इसीलिए 10 मार्च को नतीजे आने के बाद जीते हुए विधायकों को कांग्रेस ने राजस्थान भेजने की तैयारी कर ली है, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे आने के बाद खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो जाएगा। कांग्रेस को डर है कि कहीं उनके विधायक टूटकर दूसरी पार्टियों में शामिल ना हो जाएं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस मणिपुर और गोवा में भी धोखा खा चुकी है। इसके अलावा और भी कई राज्यों में ऐसी स्थिति बन गई थी जिसमें पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और बाद में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई। राजस्थान इसलिए कांग्रेस के लिए सबसे सेफ माना जा रहा है क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत की सरकार है और इसके अलावा कांग्रेस की सरकार केवल एक राज्य में है, लेकिन वहां पर कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं। कांग्रेस किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि सभी जानते हैं मंत्री पद के लालच में या फिर 2, 4, 5 करोड़ रुपए के लालच में कई नेता अपनी पार्टी से वफादारी नहीं निभाएंगे और दूसरे पाले में चले जाएंगे। बाद में 5 साल बाद क्या होगा कौन जानता है। इसीलिए विधायक जो मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, यदि उन्हें लगा कि उनकी पार्टी बहुमत में नहीं आई है तो वह टूटकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो डर है वो सता रहा है कांग्रेस को, क्योंकि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के चाणक्य माने जाने वाले नेता किस तरह माहिर हैं, किस तरह जोड़ तोड़ होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। बाद में कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आएगा, वह केवल शोर ही मचाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने यह फैसला लिया है कि जैसे ही चुनावी नतीजे आएंगे 10 मार्च को और किसी को अगर बहुमत ना मिला तो तमाम विधायक जो जीते होंगे उन्हें राजस्थान भेज दिया जाएगा। आपको याद होगा गोवा में राहुल गांधी ने तमाम उम्मीदवारों को शपथ दिलाई थी कि अगर वह जीत गए तो बाद में पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया था गोवा में, उनसे शपथ पत्र लिया था कि वह जीत के बाद पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन क्या शपथ खाकर ये विधायक पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इसकी गारंटी क्या है? यहां पर संविधान की सौगंध खाकर नेता मुकर जाते हैं और बाद में वह काम करने लगते हैं जो कि समाज और प्रदेश के या देश के हित में ना हो। तो इस तरह की सौगंध खिलाना या फिर शपथ पत्र लेना किसी समस्या का हल नहीं, क्योंकि
कैबिनेट मंत्री का पद पाने के इच्छुक और नोटों के इच्छुक जो नेता हैं वह पलटी मार जाते हैं, क्योंकि संविधान की शपथ लेकर ये नेता क्या क्या नहीं करते ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि अगर ये नेता अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाते तो आज पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा नहीं होता, पंजाब की जमीनें नेताओं और अधिकारियों द्वारा कब्जाई नहीं गई होती, पंजाब में सरकारी जमीनों की नीलामी नहीं होती या फिर गिरवी नहीं रखने पड़ती, पंजाब का युवा बेरोजगार नहीं होता या फिर वह विदेशों का रुख नहीं करता, पंजाब में माफिया राज ना होता, नशे पर लगाम लग चुकी होती, सांसद गुरजीत सिंह औजला को डीजीपी के नाम पत्र ना लिखना पड़ता और इस बात से अवगत ना करवाना पड़ता कि पंजाब में खासकर गुरु की नगरी अमृतसर में नशा बिक रहा है, दड़े सट्टे का कारोबार होता है। इसलिए डीजीपी साहब आंखें खोलिए और देखिए नशा बिक रहा है, इस पर अंकुश लगाइए, उन्हें चेतावनी देने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि सभी जानते हैं कोई भी अपराध नेताओं के संरक्षण के बगैर नहीं होता। यदि ये नेता ना चाहें तो कोई भी अपराध नहीं हो सकता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना संभव हो सकता है। कौन नहीं जानता कि चंडीगढ़ में निगम चुनाव में पार्षदों के लिए 2-2 करोड़ रुपए की बोली लगी। आम आदमी पार्टी की ओर से इस बात का खुलासा किया गया था। अब यहां तो बात है सरकार बनाने की और मंत्री पद की। जो मंत्री बन जाता है वह अपने विभाग का 5 साल तक का राजा होता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए इन नेताओं को केवल अपने और अपने परिवार और अपने चहेतों के भविष्य की चिंता होती है, मतदाताओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने दिन हो गए हैं चुनाव हुए और कितने नेताओं ने जनता के बीच जाकर फिर उनका हालचाल पूछा है। कुल मिलाकर सभी की नजरें अब 10 मार्च पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार उस दिन कौन विधायक बनेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसी पार्टी को बहुमत मिलेगा या फिर नहीं। अगर बहुमत नहीं मिला तो कौन सी पार्टी किसके साथ गठजोड़ करेगी। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि एक बार फिर अकाली दल और भाजपा दोबारा से गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि इसके संकेत पहले विक्रम सिंह मजीठिया भी दे चुके हैं और दबी जुबान में भाजपाई भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की ओर से यह कहा जा चुका है कि वह कोई ज्योतिषी नहीं है कि बता दें कि इस बार किसे बहुमत मिलेगा, लेकिन यह तय है कि अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता और पार्टियां जोड़ तोड़ करने में भी कामयाब नहीं होती हैं तो फिर हो सकता है यहां पर जो है राष्ट्रपति राज लग जाए और जिसका कंट्रोल सीधे तौर पर भाजपा यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में होगा। कुल मिलाकर 10 मार्च को हर एक नेता 10 मार्च का इंतजार कर रहा है। जनता को भी बेसब्री से 10 मार्च का इंतजार है। अब देखना यह है कि क्या सरकार बनती है और जो भी सरकार सत्ता में आती है वो वायदे जो जनता से किए गए थे वह वायदे पूरे होंगे या फिर एक बार फिर ये सब हवाई साबित होंगे और जनता खुद को ठगा महसूस करेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किए गए आज 7वां दिन है। आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, इसकी सच्चाई भी आज हम आपको बताएंगे। यह खुलासा भारतीय मूल के रूसी विधायक ने किया है। रूस इसे विशेष सैन्य कार्रवाई बता रहा है, जबकि पूरी दुनिया इसे रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमला बता रही है। भारतीय मूल के रूसी विधायक अभय कुमार सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने एक चैनल को दी गई इंटरव्यू में कहा यह युद्ध नहीं बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई है। यह पूछे जाने पर कि सर्जिकल स्ट्राइक तो आतंकी ठिकानों पर की जाती है और उसमें आम नागरिकों की हत्या नहीं की जाती, तो इस पर यह रूसी विधायक बोले रूस यूक्रेन पर हमला नहीं कर रहा है, यह युद्ध नहीं है, हमारी तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है जैसे भारत में कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक करता है। यह सीधे तौर पर युद्ध नहीं है। रूस की तरफ से जो भी स्ट्राइक और हमले किए जा रहे हैं वो वहां की आर्मी के बेस पर हो रहे हैं। रूस यूक्रेन के आम नागरिकों को बचाते हुए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। अगर कोई आर्मी का आदमी किसी माल में छिपकर वहां हमारे सैनिकों पर अटैक कर रहा है तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा।
रूसी सेना लंबा काफिला लेकर कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। इसके चलते मंगलवार 1 मार्च को पूरा दिन कीव में सायरन बजता रहा। इस बारे में अभय सिंह कहते हैं, यूक्रेनी लोगों को हताश करने के लिए वहां सायरन बजाए जा रहे हैं। आवासीय इलाकों पर रूस कभी भी हमला नहीं करेगा, बशर्ते वहां के सैनिक अपने नागरिकों के पीछे छिपकर हमला ना करें। अगर सैनिक ऐसा करेंगे तो फिर उन पर पूरी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अभय सिंह का दावा है कि यूक्रेनी सेना माल स्टोर और घरों में नागरिकों को ढाल बनाकर रूसी सैनिकों पर हमला कर रही है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की पर आरोप लगाया और कहा, आप जेलेंस्की से पूछिए वह लोगों में हथियार क्यों बांट रहे हैं, कैदियों को जेल से निकालकर उनको हथियार क्यों दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जेलेंस्की यूक्रेन में आने वाले संभावित सरकार को परेशान करने के लिए अपराधियों को तैयार कर रहे हैं। अभय सिंह ने पुतिन के यूक्रेन पर हमले के फैसले को जायज ठहराया। उनका कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति दूसरे देशों के उकसावे में आ गए और समय आने पर वह सभी देश उन्हें छोड़कर भाग गए हैं। सिंह के मुताबिक इस विवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने कई बार यूक्रेन को बातचीत का मौका दिया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद ही रूस ने यह कदम उठाया है। अभय ने रूस का पक्ष रखा और कहा, अगर चीन बांग्लादेश में सैन्य अड्डा बना दे तो भारत उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। नाटो का निर्माण ही रूस के खिलाफ हुआ था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद भी नाटो नहीं टूटा और वो धीरे धीरे हमारे करीब आ गया। रूस और यूक्रेन का बहुत लंबा बॉर्डर है और आप वहां पर नाटो की सेना बुला रहे हैं, जो हमारे बीच हुए एग्रीमेंट का बहुत बड़ा उल्लंघन है। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए हमारे राष्ट्रपति को कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए हमारी सांसद और राष्ट्रपति पुतिन ने यह एक्शन लिया। युद्ध के बीच पुतिन ने अपने देश के न्यूक्लियर स्क्वाड को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसे लेकर अभय सिंह का कहना है कि परमाणु हथियारों से डरने की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि लेकिन ये इसलिए है कि अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला करता है तो हम जवाब देंगे। हम यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करेंगे। वहीं पश्चिम देशों की तरफ से प्रतिबंध लगाए जाने की कार्रवाई पर अभय कुमार सिंह कहते हैं, रूस पर पिछले 8 से 10 सालों से प्रतिबंध लगता आ रहा है। यह रूस के लिए बेहतर है, क्योंकि जिस चीज के लिए रूस दूसरे देशों पर निर्भर करता था, आज उनका उत्पादन हम खुद करने लगे हैं। रूस का रूबल गिरा है, लेकिन कुछ समय बाद यह सही हो जाएगा। आपको यह बता दें कि अभय सिंह कौन है। भारतीय मूल के अभय सिंह 1991 में रूस में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। रूस में पढ़ाई करने के बाद वो देश लौट आए थे, लेकिन बाद में फिर रूस जाकर वहां पर दवाइयों का व्यापार करने लगे। इसके बाद उन्होंने रियल एस्टेट का भी बिजनेस शुरू किया, जिसमें वह काफी सफल रहे। यूक्रेन के खार्किव शहर में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा का शव देश लाए जाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। उनके पिता ने भारत सरकार से मदद करने की अपील भी की है। भारत की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा, उनके बेटे ने 97% अंक हासिल किए थे, लेकिन वो राज्य में मेडिकल सीट हासिल नहीं कर सका और मजबूरी में उसे पढ़ने के लिए यूक्रेन भेजना पड़ा, लेकिन अब हमने उसे गंवा दिया है। एमबीबीएस के 4थे वर्ष के छात्र नवीन कर्नाटक के हावेरी जिले के चलागिरी गांव के रहने वाले थे। उनके पिता ने मीडिया से कहा, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करता हूं कि वह इस मामले की ओर ध्यान दें। एडमिशन के लिए डोनेशन बहुत बुरी बात है। भारत के बुद्धिमान छात्रों को पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे जब भारत में पढ़ना चाहते हैं तो उनसे मेडिकल सीट के लिए करोड़ों रुपए की डोनेशन मांगी जाती है। इससे अच्छी शिक्षा वो बाहर जाकर कम पैसों में हासिल कर लेते हैं, क्योंकि विदेशी शिक्षा का क्रेज भी छात्रों में बढ़ रहा है। इसके पीछे भी जो कारण है उनका सरकार को पता लगाना होगा।